साथियों नमस्कार। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर और सही जगह पर आए हैं जहां पर हम देखने वाले हैं आवर्त सारणी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस आवर्त सारणी को जब हम पढ़ने जाएंगे तो बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की यानी इसका विकास कब हुआ और इसके विकास में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। उन वैज्ञानिकों के योगदान के बाद हम बात करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल आप उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। उन चारों भागों में कितने कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको भी हम देखेंगे, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो आप वहां पर एस ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे, एस ब्लॉक के बाद आप देखोगे वहां पर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे और जब पी ब्लॉक आप पढ़ चुके होगे तो आपको उसके बाद पढ़ने को मिलेगा वहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे और डी ब्लॉक पढ़ने के बाद हम सीधा चलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरीके से उनके बारे में डिटेल जानकारी यहां पर दी गई है। तो साथियों अब हम चल रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को डिटेल में पढ़ने की ओर, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो का सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होता है अब। साथियों नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और हम बात कर रहे हैं यहां पर आवर्त सारणी की। मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी दिखाई दे रही है। इस आवर्त सारणी को हम पूरा डिटेल में पूरा विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आखिरकार ये पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी क्या है और मैं अभी जहां पर जो हम पढ़ेंगे, जो देखेंगे, जो समझेंगे, वो हम ये कह सकते हैं कि आपको उसका फायदा कुल मिलाकर आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है, जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। विद्यार्थियों अब मैं चल रहा हूं आपके मदद की ओर। हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। इस पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से जानते हैं। अब जिस पीरियोडिक टेबल को जानते हैं तो हमें कहते हैं पीरियोडिक टेबल जो है इसको पूरा 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। अब इसको डिवाइडेशन ऐसा क्यों किया गया है उसके तरफ हम चलने वाले हैं और इसके विकास की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है आवर्त सारणी का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है। ये पॉइंट आप नोट कर लो। सबसे पहले तो कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व ज्ञात है यानी सम्मिलित है, यानी कि टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्र मेंडेलीव ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया। किसने? मेंडेलीव ने। उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए पर मेंडेलीव से हम ये कह सकते हैं मेंडेलीव से ही आवर्त सारणी ट्रेंड में आ गई थी। तो आवर्त सारणी 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इसके कुछ महीने बाद जर्मनी वैज्ञानिक लोथर मेयर ने 1895 में भी स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण किया। लोथर मेयर ने भी क्या किया? एक लोथर मेयर कर्व दिया और उसमें आवर्त सारणी का उन्होंने विकास किया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी से अल्फ्रेड वर्नर ने आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप निर्मित करने की कोशिश की। उस टाइम की बात हो रही थी, है ना। फिर सन 1952 में कोस्टारिका के वैज्ञानिक गील चावरे ने आवर्त सारणी का एक नया रूप प्रस्तुत किया जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आधारित थे। पर मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु भार यानी एटॉमिक मासेस के ऊपर। पर यदि आपसे पूछा जाए कि भैया वैज्ञानिक गिल चावरे ने आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की वो किसके आधार पर है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर है। रसायन शास्त्रियों के लिए आवर्त सारणी अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। मोसले, कभी कभी उसे मोजले भी बोल पड़ते हैं। तो मोजले ने जो वर्तमान की पीरियोडिक टेबल हमने देखी थी अभी ये वाली जो स्क्रीन पर आवर्त सारणी किसकी दी हुई है? मोसले की या मोजले की आवर्त सारणी जो 1913 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1913 में दी गई थी। तो आवर्त सारणी में रखे हुए तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब वर्तमान पीरियोडिक टेबल यदि आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो सबसे पहले मोसले ने दी। किसने दी? मोसले ने दी। दूसरी बात यह है कि मोसले की आवर्त सारणी किसके ऊपर बेस्ड है, तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। यहां सबको क्लियर हो गया होगा। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह इन द पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल रो आर कॉल्ड ग्रुप्स। 18 ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना। कितने ग्रुप होते हैं? 18।
और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है। क्या कहा गया? क्षैतिज पंक्तियों को हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स कहा गया। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। कितने ब्लॉक में? 4 अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? एस उपकोष यानी एस सबशेल में एंटर करता है। एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या कुछ लोग 13 बताते हैं, कुछ लोग 14 बताते हैं। अब आप बोलोगे सर 13 है कि 14? तो देखो मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं वापस कि 13 है कि 14। यहां पर देखिएगा, जब हम 13 एलिमेंट और 14 एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हीलियम। सबसे पहले क्या आ गया? हीलियम आ गया। दूसरे नंबर पर यदि हम लोग देखें तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा नियॉन, तीसरे पे सोडियम, चौथे पे पोटेशियम, पांचवें पे रुबिडियम, छठे पे सीजियम, सातवें पे फ्रांसीसियम, आठवें पे बेरिलियम, नौवें पर मैग्नीशियम, 10वें पर कैल्शियम, 11वां स्ट्रांशियम, 12वां बेरियम और 13वां रेडियम। तो कितने एलिमेंट है एस ब्लॉक में? तो एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट है। यदि कोई आपसे उठा के बोलते कि नहीं सर 14 एलिमेंट है, हाँ 14 भी है। क्यों? क्योंकि ये जो हीलियम यहां रखा हुआ है ना, इसको कभी कभी एस ब्लॉक का एलिमेंट मान लेते हैं। मान लेते बोल रहा हूं, होता नहीं है, मान लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक उसको मानते हैं, होता नहीं। और भैया क्यों मान लेते हैं? तो उसका कारण है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? एस सबशेल में, इसलिए इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कह सकते हैं, पर ये होता नहीं है। तो एस ब्लॉक में जनरली कितने एलिमेंट? तो हमने भी बताया यहां पर कि 1 से लगाकर 13 तक के तत्व है। ध्यान रखना कितने तत्व है? 1 से लगाकर 13 तक के तत्व रखे गए हैं। चलते हैं आगे। तो टोटल एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है? 13 है। हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में जाता है, फिर भी इसे पी ब्लॉक के साथ 18वें वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस, इसलिए। अब बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्वों में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? पी उपकोष यानी पी सबशेल में एंटर करता है। और पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 31 है। कितनी? 31, याद रखिएगा 31 संख्या है। डी ब्लॉक में तत्वों की सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में होता है, और डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40 होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और प्रत्येक में 10-10 एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से 10 × 4 तो 40 हो जाएंगे। ए ब्लॉक में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, और डी ब्लॉक में सॉरी यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या, एफ कर लीजिएगा इसको, एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 28 बताई गई है ना। डी ब्लॉक में कितनी? 40 है। पी ब्लॉक में कितनी है? 31 है। और एस ब्लॉक में कितनी? 13 है। तो आप बोलोगे सर इनको जोड़ेंगे तो इनका आंकड़ा 112 113 आ रहा, अभी आपने 118 कहा। अरे भैया कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी हो गई है और वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं, तो भी काउंटेबल नहीं है। क्यों काउंटेबल नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, उनके साथ कुछ समस्या पैदा हो रही है। किसी का एटॉमिक नंबर याद है, किसी का एटॉमिक मास याद है, किसी का एटॉमिक नंबर याद नहीं, किसी का एटॉमिक मास याद नहीं है, किसी के प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए वहां पर उनको नहीं रखा गया है ना। आगे चलते हैं। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती है। पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा यानी पीरियड्स कहलाती है, जिनकी संख्या कितनी? 7 है। लंबवत रेखा वर्ग यानी ग्रुप कहलाती है, जिनकी संख्या कितनी? 18 है। अब ये 7 और 18 इसको भी हम देख लेते हैं। देखो 7 और 18 के बारे में बात करें, यहां देखिएगा। जब हम 7 और 18 के बारे में बात करते हैं ना साथियों, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देखना 7 पीरियड कितना? तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, टोटल 7 पीरियड है। और ग्रुप कितने? तो आप देख लो ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 ग्रुप और कितने? 7 पीरियड है टोटल। याद रखिएगा 18 ग्रुप और 7 पीरियड इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलते हैं आगे। अब प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। ये अति लघु आवर्त कहलाता है। याद रखना प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं। आप बोलोगे सर 2 तत्व कहां है? तो देखो प्रथम आवर्त में 2 तत्व कौन कौन से मैं भी आपको बताता हूं। पहला तत्व है हाइड्रोजन है, देखना इस पीरियोडिक टेबल में देखिएगा। पहला तत्व क्या है आपका? हाइड्रोजन है। और दूसरा तत्व क्या हो गया आपका? हीलियम है। तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। दूसरे पीरियड में एलिमेंट कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व है। ठीक है। तीसरे में भी कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व है। ठीक है। अब इसमें देखना चौथा पांचवा, इन दोनों में 18 तत्व है। कितने तत्व? 18 तत्व है। चौथे में संख्या हो जाएगी यहां पर 32। कितनी हो जाएगी? 32। अब आप बोलोगे सर कहां? तो देखो यहां पर आते हैं सीजियम, बेरियम, ल्यूटेटियम, है ना। ल्यूटेटियम कितना? 71 हो गया। फिर हाफमेनियम, ठीक, टेंटलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, रेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो जब हम यहां पर चल रहे हैं ना,
तो यहां पर ये देखना, यहां में 56 के बाद इधर आ जाए, देखो 57 है ना, तो 57 ये यहां तक हम लोग चले, ठीक। और यहां से फिर कहां गया मैं 70 के बाद फिर कह रहा हूं मैं वापस 71 आ जाऊंगा मैं। तो 56 से मैं चला यहां पर और यहां तक, तो यहां से आप गिनोगे तो 10 एलिमेंट तो ये हो गए और 18 तो ये हो गए और 14 ये हो गए। तो 18 + 14 आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। सातवें में भी कितनी संख्या होना चाहिए 32 होना चाहिए, जो कि अभी अपूर्ण है, क्योंकि ये जो मामला है ना इसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई, इसलिए। क्लियर आपको हो गया। तो यहां पर हमने जो लिख रखा है उसमें प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, यदि अति लघु आवर्त कहलाता है। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। तीसरे आवर्त की बात करें तो चतुर्थ व पंचम आवर्त में 18 तत्व होते हैं, जिन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, यह भी अपूर्ण आवर्त है। और सातवें में 19 तत्व होते हैं, यह भी अपूर्ण है, ध्यान रखना, दोनों अपूर्ण माने गए हैं। अब लेंथेनाइट परमाणु क्रमांक कितना 58 से 71 तक के तत्वों को छठे आवर्त में गिना जाता है, ध्यान रखना। और एक्टिनाइट परमाणु क्रमांक 90 से लगाकर 103 तक के तत्वों को 7वें आवर्त में काउंट किया जाता है, ठीक है। यद्यपि इन दोनों आवर्तों को आवर्त सारणी के कहां रखा गया बाहर। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। आवर्त की संख्या तत्व की सबसे बारी कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करती है, ये नोट कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। पुनः 8 समूह को 2-2 उपसमूह विभाजित किया गया, जिन्हें ए और बी उपसमूह कहते हैं। उपसमूह ए में स्थित किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकोष में होगा। डी और ए ब्लॉक के तत्वों के उपसमूह बी के अंदर आते हैं, ये आप नोट कर लेगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एस और बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको कौन से उपवर्ग में रखा गया है, तो उसको ए उपसमूह यानी कि सब ग्रुप में रखा गया है। और डी और ए ब्लॉक को कहां रखा गया है बी ग्रुप में रखा गया है। कितने बी ग्रुप में रखा गया है। 8वें समूह को 3 भागों में विभाजित करके सभी 9 तत्वों को उपयुक्त स्थान दिया गया है। अब हम चलते हैं तत्वों का वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये सा वीडियो में फिर कह रहा हूं आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, आप यहां पर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी के एस खंड में कुल 2 वर्ग एवं 13 तत्व जो निम्न प्रकार के हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 1 तथा 2 में उपस्थित तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग 1 में जिसका स्थान सबसे बाईं ओर होता है, उसमें क्षारीय धातु रहती है। सबसे पहले क्या रहती है क्षारीय धातु है। कौन कौन सी अल्कली मेटल जिसे हम बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम। क्षारीय मृदा धातु वे धात्विक तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रखे गए हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्षार धातु यानी अल्कली मेटल क्या होती है, तो आवर्त सारणी के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम के समूह को अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातुएं कहते हैं। ये समूह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में स्थित है। कौन से में एस ब्लॉक में। अब ये देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखेंगे पहले लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे इनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे S1 है। क्षार धातुएं समान गुण वाली होती है, वे सभी मुलायम यानी कि सॉफ्ट होती है, शाइनिंग यानी चमकदार होती है, तथा मानकता तथा दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होती है, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तथा कोमलता के कारण एक चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। यह भी याद रखिएगा। चूंकि शीघ्र अभिक्रिया करने वाली होती है, तो इन्हें वायु तथा इनके बीच की रासायनिक अभिक्रिया को रोकने तो इन्हें तेल आदि में संग्रहित रखना चाहिए। ये गैर मुक्त तत्व के रूप में प्राकृतिक रूप से लवण में पाई जाती है, हमेशा किसमें रहती है सॉल्ट के फॉर्म में पाई जाती है। सभी खोज किए गए क्षार धातुएं अपनी मात्रा के क्रम में प्रकृति में पाई जाती है, जिन्हें क्रमवार सोडियम जो सबसे आम है ना, तथा इसके बाद पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम तथा अंतिम फ्रांसिसियम अपने उच्च रेडियो एक्टिविटी के कारण सबसे रेयर यानी कि दुर्लभ होता है। कौन सा फ्रांसिसियम। अब क्षारीय मृदा धातुओं की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। क्षारीय अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय पृथ्वी धातु भी बोलते हैं इनको, आवर्त सारणी के ग्रुप 2 में रखी गई है। रासायनिक तत्वों का वह समूह जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जैसे तत्व होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2s2 होगा। तो ये तो हमारी डिटेल किसकी होगी एस ब्लॉक की होगी। अब हम यहां से चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। तो विद्यार्थियों आगे पी ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कैसे आएंगे आप लोगों के सामने, उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के समूह 13 से लगाकर 18 तक के तत्व होते हैं। इन तत्वों की विशेषता यह है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के आगे 6 समूह विभाजित किया गया। कितने समूह 6 समूह, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 6 समूह। कितने समूह 6 समूह।
जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों 6 समूह कौन कौन से, तो देखिएगा समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 है ना, ऐसे कुछ है। तो देखो समूह के बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो समूह 13 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरान परिवार कहते हैं, बोरान समूह बोलते हैं, एलिमेंट बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। समूह 14 कार्बन परिवार कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। समूह 15 जिसको नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। समूह 16 ऑक्सीजन समूह जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। समूह 17 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन। समूह 18 जिसको नोबल गैस बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन। यहां देखिएगा हमने एक चार्ट के द्वारा इसको बता रखा है। समूह ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमने यहां पर बता रखा है। ध्यान रखना, ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब पी ब्लॉक तत्व गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करती है। कुछ इसमें धातु होते हैं जबकि अन्य अधातु। ध्यान रखना, इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, कुछ ठोस है जबकि अन्य तरल या गैस भी होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड और कार्बोनेट सहित कई तरह के यौगिक भी बनाते हैं। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक खंड में कुल 6 वर्ग हैं। कितने? 6। समूह नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, और कितने एलिमेंट है? 30 तत्व है। ठीक है, हीलियम सहित 31 तत्व है जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के समूह 13 से 18 तक के होते हैं। इनकी विशेषता, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होते हैं। अब देखिएगा मेटल कौन कौन सी है पी ब्लॉक में। मेटल नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टीन, लेड और बिस्मथ। ठीक है ना, ये सब क्या मेटल है? कितनी मेटल? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 मेटल यहां पर हम क्या है, कितनी? 7 मेटल। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं नॉन मेटल की तरफ। अधातु, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। उपधातु, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेडीन। ये सब मेटलॉइड्स है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स में इनका उपयोग किया जाता है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेडीन। इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। क्लियर? पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके बाहरी कोश में शामिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 1 to 6 होता है। अतः अलग अलग वर्गों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार का होगा। ग्रुप नंबर 13 NS2 होगा, ग्रुप नंबर 14 का NS2 होगा, ग्रुप नंबर 15 का NS2 होगा, ग्रुप नंबर 16 का NS2 होगा, ग्रुप नंबर 17 का NS2 होगा, ग्रुप नंबर 18 का NS2 होगा। पी ब्लॉक तत्वों के समूह ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती? बढ़ती, इंक्रीज होती। अतः वर्गों की ऑक्सीकरण अवस्था है ग्रुप नंबर 13 में 3, 14 में +4, 15 में +5, 16 में +7, 17 में +7 और ग्रुप नंबर 8 में +8 हो जाएगी। ठीक है, पी ब्लॉक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे ग्रुप नंबर 1 भी शो करती है, 3 भी शो करती है, 14 में 2, 4, -4 आती है, 15 में 3, 5 और -3, 16 में 2, 4, 6, -2, 17 में +1, +3, +5 और -1, 18 में +2, +4, +6 और +8 आती है। यहाँ पी ब्लॉक तत्वों और उनके गुणों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। बोरान एक धातु, याद रखना, बोरान एक धातु जिसका उपयोग कांच, सेरेमिक और उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। कार्बनिक अधातु जिसका जो सभी कार्बनिक अणुओं का मेन कंपोनेंट्स यानी कि आधार है। नाइट्रोजन एक अधातु है जो पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन एक अधातु जो हमारे श्वसन, जो मैं सांस ले रहा हूं उसके लिए रिक्वायरमेंट है। फ्लोरीन एक हेलोजन है जिसका उपयोग टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर और प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरीन एक हेलोजन है जिसका उपयोग पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ब्लीच और कीटाणुनाशक के उत्पादन में भी किया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, ठीक है, जिसका उपयोग गुब्बारों, पार्टी में गुब्बारों को भरने में और हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनको फिलअप करने में किया जाता है। समूह नंबर 13 बोरान समूह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस समूह में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम शामिल होते हैं। इन तत्वों के सबसे बाहरी पी ऑर्बिटल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान एक मेटलॉइड्स है यानी कि उपधातु है, जबकि अन्य क्या सब मेटल्स हैं। ये संयोजक यौगिक बनाता है कौन? बोरान, और अपनी लुईस एसिडिटी, लुईस अम्लता के कारण जाने जाते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग डिब्बे, पन्नी और निर्माण सामग्री के उत्पादन में भी किया जाता है, याद रखिएगा। समूह 14 कार्बन समूह। इस समूह में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड जैसे एलिमेंट्स हैं। उनके सबसे बाहरी कोश में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। कार्बन एक अधातु है यानी नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स है यानी कि उपधातु है,
यानी कि सेमीकंडक्टर है, जबकि टीन और लेड एक मेटल है यानी कि धातु है। कार्बन कार्बनिक अणुओं की ऋण है, मतलब बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती है और जीवन के लिए आवश्यक है। सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर उद्योग में कंप्यूटर चिप बनाने में, आपसे पूछ लिया कि कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है, तो विद्यार्थी सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखना सिलिकॉन की बनी होती है। सोलर सेल्स बनाने में, यानी कि सोलर जो सेल होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, उसमें भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। समूह 15, इस समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ शामिल होते हैं। याद रखना कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं। उनके सबसे बाहरी पी कक्षक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल यानी अधातु, फास्फोरस और आर्सेनिक उपधातु, जबकि एंटीमनी और बिस्मुथ एक मेटल है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, तो नाइट्रोजन आवश्यक है। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का भी एक घटक होता है, कंपोनेंट्स होता है। मतलब प्रोटीन के अंदर भी कौन होता है, नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। फास्फोरस ऊर्जा चयापचय यानी कि हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी उसके लिए कौन रिक्वायरमेंट होता है, फास्फोरस। और हड्डियों और दांतों में भी पाया जाता है। हमारा जो दांत दिख रहा है ना आपको, उसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस। ग्रुप नंबर 16, इस समूह को हम ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उनके सबसे बारी में कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछ ले कि समूह नंबर 16, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अधातु है। सल्फर और सेलेनियम उपधातु मेटलॉइड्स है, जबकि टेलुरियम और पोलोनियम मेटल्स हैं। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है और पृथ्वी की पड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सल्फर विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में शामिल होता है और इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि लहसुन और प्याज की स्मेल किसके कारण आती है, तो अब आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए करके दीजिएगा, है ना। समूह 17, इस समूह में को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिडिन होती है। उनके सबसे बाहरी कक्षक में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी हेलोजन अधातु होते हैं और अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। विधातुओं के साथ सॉल्ट इन लवण बनाते हैं और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। क्लोरीन का उपयोग जल उपचार में, कीटाणुनाशक में और विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। समूह 18, इस समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जैसे एलिमेंट्स होते हैं। उनके पास एक पूर्ण बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल होता है जो उनके अत्यधिक स्थिर और अक्रियाशील बनाता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव नहीं होते हैं। उत्कर्ष गैस से सभी अधातु होते हैं और ये मोनो एटॉमिक गैस के रूप में भी मौजूद है। इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग जैसे प्रकाश व्यवस्था, लेजर, चिकित्सकीय इमेज बनाने में किया जाता है। तो अब यहां पर आप देखेंगे पी ब्लॉक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नियॉन फैमिली, या फिर हीलियम फैमिली या इनर्ट गैसेस कह सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आवर्त सारणी के मध्य भाग में वर्ग 3 से लगाकर वर्ग 12 के बीच में पाए जाने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। संक्रमण तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक से अधिक शेल में मौजूद होते हैं। कुछ मामूली अपवाद के साथ संक्रमण धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को ns2 np n-1 d1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां आंतरिक डी कक्षक में संयोजी शेल में एस कक्षा की तुलना में अधिक होता है। अब ये देखिए डी ब्लॉक, आपको एक वो दिखाई दे रहा पीरियोडिक टेबल, उसमें आप देखिएगा डी ब्लॉक आपको इस जोन में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस जोन में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये अगला ग्रुप है, ये अगला ग्रुप। इस तरीके से टोटल आपके 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। चलते हैं विद्यार्थियों आगे चलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ये कहां से चालू होती है, स्कैंडियम से चालू और जिंक पे खत्म हुई। 4D एट्रियम से चालू हो रही है, कैडमियम पर खत्म हुई। 5D लैंथेनम पे चालू हुई और मरकरी पे खत्म हुई। और 6D पढ़ी नहीं जाती क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, अधूरी है। अब देखें, ये तत्वों में इलेक्ट्रॉन 1 से लगाकर 10 तक अंतिम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में और सबसे बाहरी एस कक्षक में मौजूद होते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के। ये तत्व आमतौर पर लचीलेपन और तन्यता, उच्च विद्युत चालकता और तापीय चालकता और अच्छी तन्य शक्ति जैसे धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, मेटालिक कैरेक्टर। 3D, 4D, 5D, 6D ऑर्बिटल के भरने के अनुरूप इन्हें डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 4 श्रेणी, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 5D सीरीज लैंथेनम, ऑप्टिनम, टैंटलम, टंगस्टन, बेरिलियम, ऑस्मियम, एडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। क्लियर। प्रत्येक श्रृंखला में डी कक्षक को भरने वाले कितने 10 तत्व होते हैं, टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1 to 2 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कि इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना, ये एक्सेप्शन
3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर अपबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, याद रखना। क्रोमियम और कॉपर अपबाउ के नियम को पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर यहां पर आप इसको देख लीजिएगा। 4D सीरीज में नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहीनियम, पैलेडियम और सिल्वर ये अपबाउ के नियम को पालन नहीं करते। 5D सीरीज में प्लेटिनम और गोल्ड पालन नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें धात्विक चमक होती है, इनके गलनांक गोचनांक उच्च होते हैं, अगाध वर्धनीयता तन्य मतलब इसको आसानी से आप घींच सकते हो। अरे भैया लोहे का तार रहते हैं कि चांदी का तार, सब धातु है ना, इसलिए ये तत्व कलर्ड आयन होते हैं, है ना, संकर आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं ये तत्व, और इनके यौगिक कैटलिस्ट कैरेक्टर होते हैं कि इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता ए ब्लॉक के तत्व, परमाणु संख्या 58 से लगाकर 71 तक और सीनियम से लगाकर ल्यूटेटियम तक वाले 14 जो ग्रुप होते हैं, यानी कि 58 से 71 तक, यानी सीनियम से ल्यूटेटियम के वाले 14 तत्व लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। और उन्हें तत्व लैंथेनम के बाद में रखा गया, इसलिए इनको लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57 होता है। परमाणु क्रमांक 90 से 103, यानी कि थोरियम से लॉरेंजियम तक 14 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और ये एक्टिनम के बाद आते हैं, किसके, एक्टिनियम के बाद आते हैं। यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक्टिनियम कर लेना, ये जो गलत हो जाएगा, किसके बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं, ठीक है ना, इसको एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, जिन तत्वों का एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों में एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक अंतिम ऊर्जा स्तर में के डी कक्षक में 0 से 1 और सबसे भारी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4f और 5f कक्षक बनने के अनुरूप एफ ब्लॉक को 2 किस सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। अब ये देखिएगा, यहां बता रखे हमने पहली सीरीज 4f सीरीज, दूसरी 5f सीरीज है ना, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 4f0, देखो 4f1 से लगाकर 4f14 तक का होता है। और इसी तरह एक्टिनाइड का देखोगे, ये 5f1 से लगाकर 5f14 तक का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एफ ब्लॉक तत्वों के गुण क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व जिनमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स शामिल है, कई अद्वितीय गुण प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें आवर्त सारणी के अन्य तत्वों से अलग बनाते हैं, ठीक है। इस अनुभाग में हम लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड के सामान्य गुणों की बात करेंगे। लैंथेनॉइड्स के गुण, लैंथेनॉइड जिन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, कई उल्लेखनीय भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर होता है इनमें, चांदी जैसे सफेद उच्च विद्युत चालकता वाले धातु होते हैं, उच्च घनत्व इनके अंदर पाया जाता है, गलनांक उतनांक भी इनका ज्यादा होता है, चुंबकीय गुण इनमें मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, इनमें अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। रिएक्टिविटी थोड़ी सी इनकी कम होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी कम होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेयर में होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और गुणों में समानता होती है, यानी एक ही ग्रुप में रखे हुए सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, तो एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, हाई डेंसिटी होती है, गलनांक उतनांक इनका उच्च होता है, परिवर्तनशील संयोजकता यानी कि वेरिएबल वैलेंसी होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। अब इन दोनों के बीच में समानता है क्या है, एक बात तो इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, क्योंकि लैंथेनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, एक्टिनाइड में 5f में जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी भी काफी हद तक इनके मैच होती है, रेडियो एक्टिव कैरेक्टर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, तो इनके कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, लाइट व्यवस्था में इनका इस्तेमाल होता है, परमाणु हथियार बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, तो ये एक्टिनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो साथियों ये तो वीडियो लेक्चर हमने देखा पूरा पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, उनको सेंड अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।